सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना चौधरी, आपका परिष्कार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ सामान्य विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं। इसी के साथ में हम पढ़ेंगे धातु और अधातु क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। नाम से ही पता चल रहा है रासायनिक, यानी यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल होगा, वो अभिक्रिया करेगा और उत्पाद बनाएगा। कैसा उत्पाद होगा, ये सारे अभी हम देखेंगे। प्रक्रम जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी यहाँ पे जो भी पुराना बंध होगा वो टूटेगा और नया बंध जुड़ेगा या नया बंध का क्या होगा, निर्माण होगा। इस परिवर्तन में कुछ मात्रा में ऊर्जा का या तो उत्सर्जन होगा या कुछ अमाउंट में ऊर्जा क्या अवशोषित या ग्रहण की जाएगी। रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जो भी हमारी केमिकल अभिक्रियाएं होंगी, इनमें कुछ बंध टूटेंगे, कुछ बंध का क्या होगा, निर्माण होगा, और इस प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया को हम दर्शाएंगे। और वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। उस रासायनिक समीकरण में हम उन तत्वों को एक अरेंज करेंगे और वो हमारी कहलाएगी रासायनिक स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। वो हम अभी थोड़ी देर में आगे देखेंगे। ये देखिए, हमारी एक अभिक्रिया है जिसमें 1 मोल किसका है, N2 गैस का, 3 मोल है H2 गैस, और 2 मोल क्या बन रहा है हमारा अमोनिया यानी 2NH3। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, जी का मतलब यहाँ पे गैस फॉर्म में। इसी प्रकार से जो बनने वाला हमारा उत्पाद है वो भी क्या है, गैस फॉर्म में। अब इन दोनों की अगर बात करें, हमारे अभिकारक और उत्पाद, ये दोनों क्या है, अभिकारक है जो कि रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, और एरो के द्वारा जो उत्पाद बन रहा है उसको हम इधर से दर्शाते हैं। अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों में जो भी गुणांक आगे लिखा होता है उसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। यानी साधारण सीधी सी अगर भाषा में कहें हम कि जो भी अभिक्रिया में पदार्थ या तत्व भाग लेंगे, उनके आगे जो भी संख्या लिखी होगी एक केमिकल रिएक्शन में या फिर संतुलित अभिक्रिया में, वो कहलाता है उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, इसके आगे 1 लगा हुआ है, तो इस नाइट्रोजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से H2 के लिए कितना होगा, 3 होगा, और अमोनिया यानी NH3 के लिए कितना होगा, 2 होगा। जो भी संतुलित अभिक्रिया होगी या रासायनिक समीकरण की जो अभिक्रिया होगी, उसमें जो भी पदार्थ या तत्व भाग ले रहे हैं, उनके आगे जो भी संख्या लिखी होगी वो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाएगा। इस अभिक्रियाओं में जो तापमान और जो प्रेशर यानी दाब होगा वो हम एरो के ऊपर दर्शाते हैं। हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग तापमान और दाब होता है। यदि बनने वाले उत्पाद गैस है एवं अभिक्रिया मिश्रण से विश्रित हो जाता है, तो उत्पाद के साथ इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी कोई भी जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसमें अभिक्रिया से उत्पाद जो प्राप्त हो रहा है, अगर वो गैस फॉर्म में होगा तो उसके लिए हम इस प्रकार से यानी सीधे तीर का निशान या फिर चिन्ह का यूज करते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि उत्पाद में क्या प्राप्त हो रहा है, गैस प्राप्त हो रही है उत्पाद के रूप में। यदि उत्पाद अवक्षेपित हो जाता है, यानी उत्पाद में हमें क्या गैस प्राप्त नहीं हो, क्या हो, अवक्षेपित कोई भी मटेरियल प्राप्त हो, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त हो, तो उसे एक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। और वो जो चिन्ह होगा वो नीचे की साइड होगा। जब ऊपर होगा तब तो गैस निकलेगी, और जब कोई भी अवक्षेप प्राप्त होगा तब हम ये वाला चिन्ह क्या करते हैं, यूज करते हैं। यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ कैसी हो, समान हो, तो अभिक्रिया संतुलित समीकरण कहलाती है। और संतुलित समीकरण में हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक देखते हैं। अभी पहले बार हमारा क्वेश्चन था कि अमोनिया का निर्माण जो होता है वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के द्वारा होता है, और इन दोनों में यानी जो नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन है, इसका 1 और इसके 3 अणु आपस में मिलकर 3 मोल मिलकर 2 मोल अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो ये एक प्रकार की समान रूप से परमाणु होने चाहिए दोनों तरफ। कैसे, इधर नाइट्रोजन के 2 हैं तो इधर भी नाइट्रोजन के 2 हैं। इधर हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं, 3 दूना 6, तो इधर भी हाइड्रोजन के उत्पाद में कितने, 6 हैं।
3A और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगी। इसे कहते हैं हम संतुलित समीकरण, यानी उत्पाद और अभिकारक दोनों में टोटल परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो अभिक्रिया हो रही है हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं वो अलग अलग प्रकार की होती है और उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पे 5 प्रकार पढ़ेंगे। योगात्मक अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे दो परमाणु या जो दो कोई यौगिक होंगे वो आपस में मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, यानी उनका एडिशन होगा। विघटन, यानी इसमें अभिकारक क्या होता है, टूटता है। प्रतिस्थापन, एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेंगे। और द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी यहाँ पे दोनों परमाणु या दोनों यौगिक होंगे वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। और 5वीं अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अपचयन, इसी को हम रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी जब ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों एक साथ होते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ये 5 अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। योग का मतलब जुड़ना, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, वो आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे हम कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड H2 के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकल रही है, ऊर्जा का भी निर्माण होता है, ऊर्जा भी रिलीज हो रही है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, H2। इस S का मतलब होता है सॉलिड, यानी इसकी अवस्था कैसी होगी, ठोस अवस्था। इसी प्रकार से L का मतलब है लिक्विड, यानी द्रव अवस्था, वो किसकी है, जल की। यहाँ पे एक्वस यानी जलीय विलयन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे H2 गैस है और ये भी गैस है, दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, लिक्विड यानी H2 यानी द्रव अवस्था में इसका निर्माण करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 2 या 2 से अधिक, ये 1 और 1 2, ये दोनों अभिकारक आपस में मिलकर एक तीसरे नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी अभिक्रिया हमारी विघटन अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है जब कोई एक अभिकारक एक से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है। विघटन का मतलब टूटना। जैसे FeSO4, इसको जब गर्म किया, ये हीट के द्वारा, हीट को जो चिन्ह होता है उसको अपन डेल्टा के द्वारा दर्शाते हैं। FeSO4 को जब गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड 2 गैस प्राप्त हो रही है। और इसी प्रकार से फेरिक ऑक्साइड का यानी Fe2O3 का सॉलिड हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो एक ही यहाँ पे विघटन, यानी एक अभिकारक, ये अभिकारक है, टूटकर 1 2 और 3 उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हो गई विघटन की अभिक्रिया। इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3 किसमें टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं, और जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसे हम कहते हैं चूना पत्थर। तीसरी अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी एक अभिकारक दूसरे को प्रतिस्थापित करेगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक किसी अन्य अभिकारक को उसके यौगिकों में क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे। देखिए एग्जांपल, ये है फेरस Fe, ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, क्या बना रहे हैं, FeSO4 और Cu। इधर आप देख रहे होंगे सल्फेट के साथ में कॉपर है, ये कॉपर यहां चली गई और ये फेरस यहां आ गया, तो यानी फेरस ने कॉपर को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो हमें प्राप्त हुआ फेरस सल्फेट। यहाँ पे कौन सा था, कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट से क्या प्राप्त हुआ हमारा, यहाँ पे आयरन सल्फेट। इसी प्रकार से जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक ने किसको प्रतिस्थापित किया, कॉपर को, और क्या प्राप्त हुआ, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यानी यहाँ पे 2 या 2 से अधिक धातुएं आपस में क्या करती है, प्रतिस्थापित करके एक नए उत्पाद का निर्माण करती है। चौथी अभिक्रिया है द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक अन्य अभिकारक को प्रतिस्थापित कर दे, यानी इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा दोनों के दोनों यौगिक क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जैसे Na2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ में जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट और NaCl, यानी ये सोडियम यहाँ चला जाएगा
और बेरियम यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। द्विप्रतिस्थापन का मतलब ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, दोनों के दोनों अभिकारक आपस में चेंज होकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं द्विप्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब देखते हैं हम संक्षारण यानी कोरोजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। संक्षारण जो होता है हमने घरों में देखा होगा कि लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, सभी देखते हैं लेकिन पता नहीं कि इसमें क्या होती है, कौन सी केमिकल प्रोसेस होती है। तो आइए हम देखते हैं संक्षारण क्या होता है। तो लोहे की वस्तुओं पर लाल भूरी परत चढ़ना संक्षारण कहलाता है। यानी जो भी घरों में लोहे की वस्तु होती है उसके ऊपर जंग सी लग जाती है, परत चढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यह सामान्यतः किसके कारण होती है, वायुमंडलीय नमी और अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में होती है। यानी जो भी लोहा होगा वो क्या करेगा, वायुमंडल में उपस्थित जो भी नमी होगी और अम्ल की उपस्थिति में क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा, जिससे उस लोहे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट या सल्फाइड इनकी क्या होती है, परत चढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं संक्षारण यानी लोहे पर जंग लगना। तो यहाँ पे जो लोहा होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल भी है हमारे, चांदी का काला होना, कॉपर पर हरी परत चढ़ना। यानी यहाँ पे भी जो चांदी होती है सफेद होती है लेकिन कैसे हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, उसे हम संक्षारण कहते हैं। इसी प्रकार से कॉपर पर हरी परत चढ़ जाती है। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, संक्षारण के। छोटे छोटे परिभाषाएं यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन की। अभी हमने देखा था 4 अभिक्रियाएं हो गई थी हमारी रासायनिक अभिक्रिया, और 5वीं अभिक्रिया है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को या दोनों के होने से जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी होगी, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। हमारे पास एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, कॉपर और H2 का निर्माण करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे जो कॉपर है उसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +2 आती है। +2 कैसे आई, इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो जो भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज लगा होता है वो उसकी ऑक्सीजन अवस्था कहलाती है। तो यानी O2 के ऊपर -2 चार्ज है तो यहाँ पे कॉपर +2 में होगा। तो कॉपर +2 ऑक्सीजन अवस्था है यहाँ पे। इधर देखा जाए तो कॉपर के पास में कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे 0 ऑक्सीजन अवस्था है कॉपर की। तो कॉपर किस में गया, कॉपर +2 से 0 अवस्था में गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन हुआ। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। जब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तभी वो 0 में परिवर्तित हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। H2 की बात करें, यहाँ पे H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, H2O बना रहा है। यानी जब H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। बाकी भी हम डिटेल देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण अंग क्या होता है, अभी हमने कॉपर के बारे में बात की, कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज आ रहा है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दिए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड था, तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए, ऑक्साइड को दिए। तो कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज हो गया। तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन दिए गए या ग्रहण किए गए, तो कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिए। तो इसलिए कॉपर का ऑक्सीकरण अंक हो गया 2। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था हो गई -2। ऑक्सीकरण अवस्था 0 भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। संयोजकता छोटी सी डेफिनेशन है, सम्मिलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर सिंपल वे में बात करें तो संयोजकता का मतलब होता है कि कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, जितने इलेक्ट्रॉन साझित करता है या पेड़ बनाता है, पार्टनरशिप करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, साझा या संयोजकता कहलाती है। अब देखिए एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड, कार्बन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। इसी प्रकार से MnO2 और HCl आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीज क्लोराइड बनाएंगे और H2 बनाएंगे। यहाँ पे मैग्नीज क्लोराइड की ऑक्सीकरण अवस्था +2 में है, क्योंकि मैग्नीज जो होता है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी दर्शाता है अपना अर्ध भरा इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण। इसी प्रकार से यहाँ पे जो जिंक होती है, जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार से जिंक ऑक्साइड से जिंक में परिवर्तित हो रहा है। कार्बन की ऑक्सीजन अवस्था यहाँ पे कितनी है, 0 है, और यहाँ पे कितनी आएगी,
+2 आएगी। इसका मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार से यानी जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं या त्यागे जा रहे हैं वो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अंक कहलाती है। इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया हमारी रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। इसमें से पहले टर्म हम पढ़ते हैं अपचयन क्या होता है। अपचयन के लिए आप देख रहे होंगे 4 टर्म्स हमारे पास। O2 का निकलना, यानी किसी भी अभिक्रिया में जब O2 निकलता है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। या उच्च ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, यानी ऑक्सीजन जो परमाणु है वो भी खुद एक ऐसा है विद्युत ऋणी तत्व है। तो इसके अलावा और भी कई अन्य तत्व अगर उस अभिक्रिया में से निकल जाएं तो तब भी क्या होगा, हमारा अपचयन होगा। इसी प्रकार से तीसरा है H2 का जुड़ना, यानी किसी अभिक्रिया में अगर कोई हाइड्रोजन का जुड़ रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। इसी प्रकार से निम्न विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है, कम विद्युत ऋणी तत्व है, तो हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व कैसे हो, कम विद्युत ऋणी तत्व अगर वो जुड़ जाए किसी अभिक्रिया में तब भी हमारा क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। यानी इन चारों में से कोई भी अगर प्रोसेस हो तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो कुछ अभिक्रियाओं में O2 निकलती है, कुछ अभिक्रियाओं में H2 जुड़ता है और इसके अलावा कुछ में विद्युत ऋणी तत्व का निकलता है या फिर निम्न विद्युत ऋणी तत्व का क्या होता है, जुड़ना होता है। तो चारों अभिक्रिया कहीं ना कहीं जब यूज की जाती है या होता है ऐसी प्रोसेस तो वहां पे क्या होगा, हमेशा अपचयन होगा। इसके अलावा एक छोटा सा और यहाँ पे टर्म, वो है इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। अगर किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है तब भी हमारी अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। क्योंकि अभी हमने देखा था कि कॉपर +2 से कॉपर यानी 0 में गया, तो कॉपर +2 से 0 में लाने के लिए कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तभी न्यूट्रलाइज होकर कॉपर बन गया। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना तब भी क्या कहलाएगा, हमारा अपचयन कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अपचयन का बिल्कुल रिवर्स होता है, विपरीत होता है। O2 का जुड़ना, वहां पे कौन जुड़ रहा था, H2 जुड़ रहा था, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, O2 का ऑक्सीकरण, तो O2 यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। उच्च विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, यानी यहाँ पे O2 जुड़ रहा है तो इसके अलावा और भी कोई अन्य विद्युत ऋणी तत्व, जैसे हमारा हो गया फ्लोराइड, ये भी कैसा होता है, विद्युत ऋणी तत्व। अगर ये भी किसी अभिक्रिया में जुड़ते हैं तब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा। H2 का निकलना, वहां पे क्या था, H2 का जुड़ना था, तो ऑक्सीकरण में क्या हो जाएगा, H2 का निकलना। इसके अलावा निम्न विद्युतीय तत्वों का निकलना। तो ये चारों प्रकार से क्या हो जाएंगे, हमारे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। इसके अलावा अपचयन में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या ग्रहण करना, तो यहाँ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्यागा जाएगा तब भी हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो किसी भी अभिक्रियाओं में अगर ये पांचों प्रकार के, 4 ये और 1 ये पांचों प्रकार कहीं पे भी यूज होते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है तो उन्हें हम रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। जब कोई भी एलिमेंट या तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो कोई ना कोई उसको ग्रहण करने वाला होगा, तो यानी जब ग्रहण करेगा तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। इस प्रकार से रिडॉक्स अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती है। देखिए एग्जांपल, यहाँ पे कॉपर और O2 दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। तो O2 का जुड़ना, ये O2 का जुड़ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। यानी कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसलिए यानी O2 का जुड़ना तो ऑक्सीकरण कहलाएगी। इसी प्रकार से इनमें से कोई सी भी अभिक्रियाएं हो सकती है, सभी की सभी कैसे होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाएगी। अब हम देखते हैं कुछ संभावित प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्न अभिक्रिया के लिए असत्य कथन छांटना, यानी कौन सा कथन इसमें असत्य होगा जो इस अभिक्रिया के लिए सही नहीं होगा। लेड ऑक्साइड यानी Pb ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, 2Pb यानी लेड बन रहा है और साथ में CO2 गैस रिलीज कर रहा है। अभी हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वहां पे तीर का निशान जब ऊपर की तरफ लगाया जाता है तब वहां पे क्या होती है, गैस रिलीज होती है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है कि Pb अपचयित होता है, CO2 ऑक्सीकृत होता है, कार्बन ऑक्सीकृत होता है या फिर PbO अपचयित होता है। इन चारों में से हमें ये देखना है कि इस अभिक्रिया के लिए कौन सा असत्य होगा। तो देखिए यहाँ पे जो लेड है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, लेड की यानी Pb की है +2 और यहाँ पे कितनी है 0। तो लेड
+2 से 0 अवस्था में जा रहा है, यानी लेड का क्या हो रहा है यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा कि लेड अपचयित हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है CO2 ऑक्सीकृत होता है। CO2 बिल्कुल सही है यहाँ पे कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके CO2 बना रहा है, यानी तो CO2 क्या हो रही है यहाँ पे ऑक्सीकृत हो रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कार्बन ऑक्सीकृत होता है। कार्बन ऑक्सीकृत नहीं होता, CO2 ऑक्सीकृत हो रही है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। और चौथा है PbO यानी लेड ऑक्साइड जो है अपचयित होता है, तो यानी लेड ऑक्साइड यहाँ पे अपचयित नहीं हो रहा, अकेला लेड अपचयित होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जिसमें 2 गलत हैं, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है इस अभिक्रिया के लिए। सेकंड क्वेश्चन है आयरन की छीलन, यानी जो भी हमारी आयरन या जो फेरस धातु होती है, अगर उसमें तनु HCl डाल दे तो इस अभिक्रिया में क्या होगा। H2 और FeCl3 बनेगा, क्लोरीन और FeOH का होल्ट्राइज बनेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, Fe लवण व जल बनता है। तो देखिए ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे Cl2 गैस रिलीज नहीं होती और ना ही ये प्राप्त होता है। अब देखते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगी। अब हमारे पास ऑप्शन बचे ए और डी, तो देखते इसका आंसर होगा हमारा ए। कैसे, आयरन जो होती है HCl के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, FeCl3 और H2 गैस बनाती है। ये क्या है, हमारा एक लवण है, सॉल्ट है, लेकिन इसके साथ में क्या बन रही है, H2 गैस। और ए और डी ऑप्शन में यानी लवण, Fe का लवण तो सही है FeCl3, लेकिन इसके साथ में बन क्या रहा है, H2 गैस, तो यानी यहाँ पे H2 गैस बनाती है, ना कि जल बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तीसरा क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है। कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ऐसा तो होगा ही नहीं कि कोई अभिक्रिया ना हो। लोहे की कील पर कॉपर जमा हो जाती है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला बना रहता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की अशुद्धि होती है। देखो इसका आंसर जब हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एक होती है हमारी क्रियाशीलता के आधार पर श्रेणी, उस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आयरन होता है लोहे, इस लोहे की कील में क्या होता है, कॉपर सल्फेट की विलयन में जब इस कील को हम डाल देंगे तो होता क्या है कि लोहे की कील पर कॉपर जमा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कॉपर सल्फेट जब Fe यानी Fe क्या हमारा आयरन है, लोहा, जिसे हम क्या कर रहे हैं, लोहा, इसका सिंबल है Fe, केमिस्ट्री में इसे हम Fe या फेरस के द्वारा दर्शाते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो हमें दे रखा है उसकी अभिक्रिया जब लोहे यानी Fe के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe का प्रतिस्थापन हो जाएगा। ये प्रतिस्थापन ऐसा क्यों हो रहा है वो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 और कॉपर। अब जो FeSO4 है, इस FeSO4 के ऊपर हमारी कॉपर जो है वो जमा होने लग जाती है, तो यानी इस फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, कॉपर उपस्थित रहेगी। और कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होगा, नीला होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्यों कि लोहे की कील पर कॉपर जमा हो जाती है। कॉपर जमा क्यों होगी, क्योंकि उस सॉल्यूशन में अब कॉपर मुक्त अवस्था में हो गई, क्योंकि यहाँ पे आयरन ने कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला बना रहता है, अब नीला नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट जब अकेला था तब नीला कलर था, लेकिन जैसे ही आयरन डाला तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। फेरस सल्फेट का रंग नीला नहीं रहता, इसलिए ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की अशुद्धि होती है। कॉपर सल्फेट ये हमारा हो गया, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की अशुद्धि नहीं रहती है। अब बनने वाली अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, फेरस सल्फेट और कॉपर, तो इसमें कॉपर उपस्थित है ना कि आयरन उपस्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब हमारा नया टॉपिक होगा धातु और अधातु। देखिए धातु और अधातु पहले हम जान देते हैं धातु अधातु क्या होती है। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो आवर्त सारणी होती है उसमें धातु और अधातु कहाँ कहाँ पे उपस्थित होती है। रसायन विज्ञान में एक आवर्त सारणी बनाएगी जिसमें टोटल यानी कुल 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, और इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक जिसे हम फर्स्ट वर्ग ए और यानी फर्स्ट और सेकंड कहते हैं, ये एस ब्लॉक होता है।
ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और ये होता है पी ब्लॉक। और इधर यहाँ पे दिखा नहीं रखा, लास्ट में यानी आवर्त सारणी से बाहर दो श्रेणी और बनाई गई है जिसे हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं, और वो होता है हमारा एफ ब्लॉक। हम बात करें कि धातु और अधातु कहाँ कहाँ उपस्थित होती है, तो आप देख रहे होंगे कि जो रेड कलर वाली है वो सभी धातु है यहाँ पे आवर्त सारणी में, और जो येलो यानी पीला कलर की जो है वो कौन सी होगी, नॉन मेटल यानी अधातु होगी। तो आप देख रहे होंगे सामान्यतः पी ब्लॉक की एलिमेंट या बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी की वो कौन सी धातु होंगी, हमारी अधातु होगी। तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि धातु और अधातु के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। लेकिन एस ब्लॉक की एक तत्व है जो कि हाइड्रोजन, वो धातु नहीं है, वो क्या होगा, हमारा नॉन मेटल यानी अधातु है। बाकी एस ब्लॉक की सभी धातुएं कैसी होती है, बाकी सभी एस ब्लॉक की जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगी, धातुएं कहलाएंगे, धातु के गुणधर्म रखती है। इसी प्रकार से डी ब्लॉक है, उसकी भी सारी की सारी तत्व जो होते हैं वो धातु है। लेकिन पी ब्लॉक में कुछ ये जो रेड कलर इतने वाली जो धातु है वो इतने वाले जो एलिमेंट है वो क्या है, धातु है। बाकी सारे के सारे क्या है, अधातु है। पहले हम देख लेते हैं कि कुछ हमारी पूर्व प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ आए हुए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पुराने चित्रों का संरक्षण यानी उनको कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं, इसके लिए कौन सा ऑक्सीकारक हम काम में लेते हैं, H2S, H2PO4, H2O2 या हाइड्रोनियम आयन। सेकेंड क्वेश्चन है, क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक का मान क्या होगा, 0, +2, +4, +6। तीसरा क्वेश्चन है, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और H2 का निर्माण करता है। ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है या उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यह पटवार 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की होती है, सोडियम, चांदी, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम बहुलता से मिलती है, फेरस, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और कॉपर। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तांबा की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है, प्लेटिनम, सोना, चांदी और लोहा। इन सभी के क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद में लास्ट में जो स्लाइड होगी उसमें हम करेंगे। देखिए धातुएं हम देख लेंगे, ब्रास यानी एल्यूमिनियम है, इसी प्रकार से कॉपर है, स्टील है, ये सभी क्या होती है, ब्रॉन्ज वगैरह हमारी धातुएं होती है। तो धातु क्या होती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं धातु और अधातु के गुणधर्म कौन कौन से होती हैं। धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधिक प्रवृत्ति रखते हैं, यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो धातु का गुणधर्म कहलाएगी। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेगी, धनायन, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, धनायन आएगा, इसलिए धनायन बनाने की जो प्रकृति होती है उन्हें हम धातु कहलाते हैं। इसके अलावा धातु के और भी अन्य गुणधर्म होते हैं, चमकीली होती हैं, धातु कठोर होती है और कठोरता के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अब है धातुओं के गुणधर्म। शुद्ध अवस्था में धातु में चमक पाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि सोना चांदी जो धातु होती है, हम घरों में देखते हैं कि जो भी धातु या मेटल्स होती है वो चमकीली दिखाई देती है, उनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, चमकीली होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। कठोर क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा जो क्रिस्टल होता है उसमें धातुओं के मध्य क्या पाया जाता है, बंध पाया जाता है, जिससे इनके अंदर कठोरता पाई जाती है, यानी ये इतनी सॉफ्ट नहीं होती कि उनको गिराते वो टूट जाए। लेकिन एक मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं कैसी होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में होगी तो कठोर होगी, लेकिन पारा या मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा मरकरी या पारा। धातुओं को फैलाकर या पीटकर चादर बनाई जा सकती है, चादर बनाई जाती है। सोना चांदी, अभी हम देखते हैं कि जो भी आभूषण वगैरह होते हैं सोने चांदी के बनते हैं। तो इसी प्रकार से इनमें मोस्ट मेलिएबल धातुएं होती है, यानी इसको खींच के तार के रूप में इनको अपन अलग अलग शेप दे सकते हैं। तो पीट कर फैलाकर उनको अलग अलग प्रकार के सांचे में या उनको अलग अलग जो भी हमारे आभूषण वगैरह बनते हैं उनमें उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका ये मेलिएबल गुणधर्म होता है, तन्यता होती है। इसके अलावा विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी इनमें क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होगा। कैसे होगा, इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि इनके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
जो भी विलयन होगा उसके अंदर जो चालकता होती है वो कैसे होती है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण या फिर होती है आयंस के कारण। तो अभी यहाँ पे जो धातुएं होती हैं, अभी हमने देखा कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेती है, तो आयन भी बन गया और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। तो इन दोनों की वजह से धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। इसी के साथ में ऊष्मा की वहन या ऊष्मा का सुचालन कैसे होता है, हम देखते हैं घरों में जब हमारे चम्मच एक सिरा में जब गर्म करते हैं तो चम्मच का जो सिरा होता है एक सिरे से हमारा जो चम्मच होता है उसका लास्ट का सिरा भी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है। इसका मतलब है उसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, सुचालक हो रहा है। तो यानी जो धातु होते हैं उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करते हैं, संचालन करते हैं। इसे हम कहते हैं ऊष्मा का सुचालक। AgCu अच्छे सुचालक है, यानी जो कॉपर होती है और जो सिल्वर है इनमें ऊष्मा का सुचालक क्या होता है, ज्यादा होता है। धातुओं का क्वथनांक उच्च होता है, यानी धातु कैसे होती है, कठोर होगी, और कठोर होगी तो उनके गलनांक और क्वथनांक के मान कैसे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यानी उनको हम बहुत हाई टेम्परेचर देंगे तब जाके पिघलेगी। और हम देखते हैं कि जो लोहा वगैरह होता है, जो भी धातुएं होती हैं वो कैसी होंगी, उच्च क्वथनांक वाली होती है, क्योंकि उनके अंदर मजबूत या कठोर बंध भी पाया जाता है और वो कठोर होती है। धातुओं को पीटने पर आवाज होती है, आपने घरों में देखा होगा अक्सर जब बर्तन वगैरह नीचे गिर जाते हैं या किसी धातु को बजाया जाता है तो उनमें एक आवाज उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं सोनोरस। ये तो हमारे सामान्य गुण धर्म थे किसकी, धातु के। तो धातु कैसी होती है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है, धनायन बनाती है, जो पीटने पर या किसी भी शेप में उसको हम चेंज कर सकते हैं, धातु को बजाने पर उनमें आवाज उत्पन्न होती है, चालकता प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से विद्युत की सुचालक होती है। अब हम देखते हैं अधातु क्या होती है। तो देखो अधातु हमने देखा था अभी थोड़ी देर में कि जो आवर्त सारणी होती है उसके दाएं साइड जो भी एलिमेंट होते हैं लास्ट वाले वो अधातु होते हैं। अब यानी धातु के विपरीत गुणधर्म ये दर्शाएंगी। सामान्यतः धातुएं कौन सी अवस्था में होती है, गैस अवस्था में होती है, जबकि जो धातुएं थी वो कौन सी अवस्था में थी, ठोस अवस्था में थी। लेकिन एक धातु थी मरकरी या पारा जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन अधातु की अवस्था सामान्यतः कौन सी होती है, गैस अवस्था होती है। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नियोन है, 18 वर्ग की जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं वो सभी कैसी है, अधातुएं जो कि गैस अवस्था में होती है। लेकिन ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु होती है। ब्रोमीन जो कि 17 वर्ग की होती है, F2Cl2 Br2। तो जो Br2 है यानी ब्रोमीन जो है वो कौन सी होगी, अधातु तो है, लेकिन उसकी अवस्था कैसी होगी, द्रव अवस्था होगी, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। लेकिन सामान्यतः अवस्था कैसी होती है इनकी, गैस अवस्था होती है। कुछ धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे आयोडीन, कार्बन, सल्फर। अभी हम देख रहे हैं कि सामान्यतः ज्यादातर अधातुएं गैस अवस्था में पाई जाती है। इस गैस अवस्था के अलावा भी कुछ अधातुएं ऐसी हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाएगी और द्रव अवस्था में पाई जाएगी। तो द्रव अवस्था में तो हो गया इसका एग्जाम्पल ब्रोमीन। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सा होगा, ब्रोमीन। इसी प्रकार से ठोस अवस्था के कुछ एग्जाम्पल हैं, आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर है। ये तीनों ही अधातु के एग्जाम्पल है, लेकिन इनकी अवस्था कैसी है, ठोस अवस्था में है, क्योंकि इनके मध्य दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है। और जब अणु पास में हो जाएंगे तो इनकी अवस्था कैसी हो जाएगी, ठोस अवस्था हो जाएगी। आयोडीन चमक वाली अधातु है। अभी थोड़ी देर पहले हमने धातुओं के गुणधर्म देखे थे कि धातु कैसी होती है, चमकीली होती है, उनकी सतह कैसी होती है, चमकीली होती है। तो यानी धातु अधातु के विपरीत होगी। लेकिन यहाँ पे धातु में चमक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आयोडीन एक ऐसी धातु है, अधातु है, जिसमें क्या होती है, चमक पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है या चमक प्रदर्शित करती है, तो कौन सी होगी, आयोडीन। इसी प्रकार से कुछ धातुएं अपरूप के रूप में पाई जाती है, जैसे कार्बन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपरूप क्या होता है। अपरूप का मतलब होता है एक ही तत्व के अन्य रूप। तो कार्बन जो होता है वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक ही तत्व होता है लेकिन इनके गुणधर्म कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कार्बन है तो कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, यानी इन तीनों में ही क्या होगा, कार्बन उपस्थित होगा। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा और फुलरिन जो होता है वो विद्युत के सुचालक नहीं होते, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है उसमें कार्बन का जो संकरण होता है वो sp2 होता है और एक इलेक्ट्रॉन
फ्री होता है। जब sp2 संकरण होगा कार्बन का तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाएगा और उस मुक्त या फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का क्या करेंगे, सुचालक करेंगे। इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कार्बन का कौन सा अपरूप है जो कि विद्युत का सुचालक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। और हीरा हमारा जो कि सबसे कठोरतम पदार्थ भी होता है। अब देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो धातुएं यानी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इनकी केवल भौतिक गुणधर्मों में की बात की थी। अब हम देखते हैं केमिकल रूप से यानी कौन कौन सी धातुएं कैसे अभिक्रियाएं करती हैं। तो धातुओं को जलाने पर यानी वायुमंडलीय O2 से क्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी कोई भी धातु होगी वो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जैसे कॉपर है, इसी प्रकार से आयरन हो गया। जो भी धातु हैं वो O2 यानी जो भी हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस है इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण तो हो ही रहा है यहाँ पे, तो ऑक्साइड कहलाएगा। जो भी धातु प्रेजेंट होगी उसी का नाम हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम O2 यानी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो क्या बन रहा है, ऑक्साइड। सामान्यतः धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय होती है। यानी जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी। ये बनने वाला ऑक्साइड कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। इसका मतलब इसकी pH कितनी होगी, 7 से ज्यादा होगी, क्षारीय प्रकृति का होगा। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है। यानी दोनों ही प्रकृति शो करते हैं। इस प्रकार के ऑक्साइड कैसे कहलाते हैं, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब होता है कि दोनों अवस्थाएं शो करना। उभय का मतलब दोनों ही अवस्थाएं शो करता है, यानी अम्लीय भी और क्षारीय भी। जिस प्रकार से मेंढक पानी में भी रह सकता है और थल पे भी रह सकता है, उभयचर बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी उभयधर्मी है, यानी दोनों ही अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाएंगे। तो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्यूमिनियम और जिंक। तो एल्यूमिनियम और जिंक धातुएं ऐसी हैं जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अम्ल और क्षार के साथ में अभिक्रिया करते हैं। जैसे ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये अम्ल है HCl। HCl के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है, H2O। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम वही ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, क्षार है। अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनाइड बनाता है और H2O बना रहा है। तो यानी एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है HCl और NaOH यानी अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहा है एक ही ऑक्साइड, और इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। सामान्यतः धातु ऑक्साइड जल में अविलय होते हैं, क्योंकि जल में वही पदार्थ विलय होंगे जो ध्रुवीय होंगे, पोलर होंगे, जिनके ऊपर आयंस प्रेजेंट होंगे, यानी अपने आयनों में आसानी से डिसोशिएट या टूट जाएंगे। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं, कुछ ही होते हैं, सभी के सभी धातु ऑक्साइड जल में विलय नहीं होते। जैसे एग्जांपल है Na2O, ये भी धात्विक ऑक्साइड है, सोडियम धातु है, ऑक्सीजन है। इसी प्रकार से K2O, ये दोनों के दोनों S ब्लॉक के, यानी हमारा जो वर्ग फर्स्ट है, इनकी धातुएं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना रही है, और ये जल के अंदर क्या है, विलयशील है, और विलयशील होकर क्या बनाती है, वापस से क्षार का निर्माण करती है। NaOH और KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है ऑक्साइड वो कैसे हैं, जल में विलय हैं। कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम की वायुमंडलीय O2 के साथ अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण ये आग पकड़ लेती है। जो आवर्त सारणी है उसमें हमारा पहला ब्लॉक है S ब्लॉक। उस S ब्लॉक की कुछ धातुएं हैं सोडियम और पोटेशियम, वो अत्यधिक क्रियाशील होती है। और क्रियाशीलता का मतलब होता है आसानी से अभिक्रिया करना, रिएक्शन करना। तो जैसे इनको वायुमंडल के अंदर हम खुला छोड़ते हैं तो अभिक्रिया करके क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। अतः इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। जो भी हमारे रसायन विज्ञान के छात्र हैं या जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा कि लैब में सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन के विलयन या केरोसिन तेल में क्या रखते हैं,
केरोसिन तेल में अंदर उसको डुबोकर रखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कैसी होती है, क्रियाशील होती है। केरोसिन तेल में ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन जो होता है वो एक उदासीन विलयन होता है जो कि इनके साथ में अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए इनको हम हवा में खुला छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशीलता होती है। अगर हवा में खुला छोड़ देंगे तो ये आग पकड़ लेती है। सामान्य ताप पर वायुमंडल में खुला रखने पर धातुओं के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, यानी जैसे ही धातुएं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगी तो क्या बना लेगी, ऑक्साइड बना लेगी। तो यानी उन धातुओं की लेयर, धातु की जो लेयर है वो ऑक्साइड के रूप में परत चढ़ जाएगी, जिससे धात्विक जो चमक होती है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। क्योंकि हमने अभी देखा था कि धातुओं की जो गुणधर्म है, यानी धातुएं चमकीली होती है, उनकी सतह कैसे होती है, चमकीली होती है। लेकिन जैसे ही धातुएं वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट में आएगी, संपर्क में आएगी, तो उनकी जो चमक होती है वो क्या होती है, गायब हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर या परत चढ़ जाती है और वो ज्यादा क्रियाशील हो जाती है। एल्यूमिनियम को वायुमंडल में खुला छोड़ने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत जमा हो जाती है, जो इसे संक्षारण से बचाती है। अभी हमने देखा था संक्षारण का मतलब होता है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके धीरे धीरे जो भी लोहा होता है वो गलने लग जाता है और उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी पहले ही ऑक्साइड की पतली सी लेयर चढ़ जाती है। अब लेयर चढ़ने की वजह से उसका संक्षारण नहीं होता, यानी उसका हार्श नहीं होता। संक्षारण का मतलब होता है धातुओं का हार्श होना, टूटना, कम होना, गायब होना। तो इस प्रकार से इस ऑक्साइड की जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करके जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, उसकी वजह से वो संक्षारण से रोकती है। इसी को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं, यानी एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर आ जाएगी ऑक्सीजन की, ऑक्साइड की, जिससे वो प्रोडक्ट करेगा और उसका संक्षारण नहीं होगा। तो एल्यूमिनियम के लिए सही है ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनाना। धातुओं की जल के साथ क्रिया द्वारा धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में क्या रिलीज होती है, H2 यानी H2 गैस मुक्त होती है। देखो ये मेटल है, कोई भी मेटल हो वो जल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, धात्विक ऑक्साइड बनाएगी और साथ में H2 गैस रिलीज करती है। और ये एरो ऊपर है, यानी यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है। और ये क्या बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड। जल के साथ में आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। सोडियम और पोटेशियम की क्रिया ठंडे जल से कैसे होगी। ये सोडियम और पोटेशियम जो कि एस लोह की धातु हैं, वो ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, क्षार बनाती है NaOH। जहां पे OH ग्रुप होता है उसे हम क्षार कहते हैं। साथ में H2 गैस भी रिलीज करती है और हीट यानी ऊष्मा निकलती है। तो जब अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसमें उसे हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी अभिक्रिया हुई, अगर उसमें कोई ऊष्मा बाहर निकल रही है तो उसमें ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। और जब एनर्जी ग्रहण की जाती है तब उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पे ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए इसका नाम हो गया ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हमने बात की थी कि सोडियम और पोटेशियम अधिक क्रियाशील होने की वजह से ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी या ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए यहाँ पे आग लग जाती है। तो एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गई। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ ही में H2 गैस भी क्या होती है, रिलीज होती है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे हम चूने का पानी कहते हैं। तो निकलने वाली H2 गैस के कारण, ये जो गैस रिलीज हो रही है, इसके कारण कैल्शियम पानी पर तैरता है। क्योंकि जब गैस हो जाएगी उस सॉल्यूशन के अंदर तो गैस क्या होती है, हल्की होती है, और उस हल्की होने के कारण H2 गैस कैल्शियम धातु पर क्या रहती है, जुड़ी रहती है। तो यानी यहाँ पे कैल्शियम जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती है, क्योंकि यहाँ पे H2 गैस रिलीज होने के कारण। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीन धातुएं ऐसी हैं जो कि जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगी। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी की सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करें। ये तीन धातुएं ऐसी हैं, एल्यूमिनियम, फेरस, Fe और जिंक, ये जल के साथ में कोई भी अभिक्रिया नहीं करती। एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक स्टीम यानी जो वाष्प या भाप होती है उसके साथ अभिक्रिया करती है और मेटल ऑक्साइड बनाती है, और H2 गैस क्या करती है, रिलीज करती है। तो आपको ध्यान रखना होगा, केवल स्टीम के साथ में अभिक्रिया करती है, यहाँ पे H2 के साथ में अभिक्रिया नहीं करेगी। कॉपर, Hg और Au जल के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करती है। जब भी नोट आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, और हम सब जानते हैं कि
जो भी आभूषण होते हैं यानी गोल्ड के या चांदी के जो आभूषण होते हैं, आपने देखा होगा वो जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते। अगर जल के साथ में अभिक्रिया करते तो उनका पहनना बेकार था, कभी भी वो खराब हो सकते थे। तो ये जो भी गहने वगैरह होते हैं वो जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए हमारे गहने जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं। तो यानी कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, कोई भी दूसरा केमिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखिए, धातुएं जो होती है सामान्यतः एसिड के साथ में या अम्लों के साथ में अभिक्रिया करती है। डाइल्यूट या तनु HCl के साथ में जब अभिक्रिया करेगी या जब एसिड के साथ में अभिक्रिया करती है तो निर्माण होता है सॉल्ट यानी लवण का निर्माण होगा और H2 गैस बनेगी। तो जिंक डाइल्यूट या तनु HCl के साथ में जब अभिक्रिया करती है तो जिंक क्लोराइड बनाती है, तो सॉल्ट का निर्माण हो गया और H2 गैस रिलीज हो रही है। फिर आगे हमारा नोट इंपॉर्टेंट है कि धातु डाइल्यूट HNO3, यहाँ पे हमने लिखा था कि डाइल्यूट या तनु HCl के साथ में जब अभिक्रिया करती है तो लवण और H2 गैस का निर्माण होगा। लेकिन अगर डाइल्यूट या तनु HNO3 दिया जाए तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा था? सॉल्ट यानी लवण बन रहा था। लेकिन डाइल्यूट या तनु HNO3 के साथ में क्या बनता है? धातु ऑक्साइड, जल और N2O, NO और NO2, यानी इन तीनों में से कोई भी बन सकता है पर्टिकुलर एक धातु के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना आपको कि डाइल्यूट या तनु HCl के साथ में अलग उत्पाद बनेगा और तनु HNO3 के साथ में अलग उत्पाद बनेगा। ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, लेकिन दोनों में बनने वाले उत्पाद क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसमें कोई भी H2 गैस रिलीज नहीं होगी, लेकिन अगर तनु HCl के साथ में अभिक्रिया करवाई जाएंगी तो H2 गैस का निर्माण होगा। जैसे मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये दो धातुएं ऐसी हैं जो कि डाइल्यूट HNO3 के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाती है? H2 गैस रिलीज करती है। हमारा प्रश्न यहाँ पे था कि डाइल्यूट या तनु HNO3 के साथ में अभिक्रिया करके धातुएं धातु ऑक्साइड तो बनाती है, यहाँ पे धातु ऑक्साइड भी बनेगा, मैग्नीशियम और मैंगनीज का ऑक्साइड बनेगा, साथ में जल भी बनेगा। लेकिन N2O और NO और NO2 ये तीनों नहीं बनते, इसकी जगह क्या बनता है? H2 गैस बनती है, यानी एक प्रकार से अपवाद है। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज दोनों धातु तनु HNO3 के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाती है? H2 गैस का निर्माण करती है। अब हम देख रहे थे अभी कि दो जो अभिक्रियाएं हो रही है धातुओं की, यानी कौन किसके साथ में अभिक्रिया करेगा, H2 बनाएगा नहीं बनाएगा, H2 गैस रिलीज करेगा नहीं करेगा, तो इसके आधार पर एक श्रेणी बनाई गई। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनको व्यवस्थित किया गया, क्योंकि हमें पता नहीं चल सकता कि कौन धातु किसके साथ में अभिक्रिया करेगी। उसको आसान बनाने के लिए एक श्रेणी बनाई गई धातुओं की। उनको व्यवस्थित करने के बाद प्राप्त जो श्रेणी होती है वो क्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। यानी यहाँ पे धातुओं को अरेंज किया गया। H2 जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, इससे कुछ ऊपर और कुछ नीचे धातुओं को अरेंज किया गया। तो H2 के ऊपर जो भी धातुएं होगी वो क्या होगी? उनकी क्रियाशीलता अधिक होगी। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? घटती जाती है। इसे हम क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड और ये आपका H2, कॉपर, मरकरी, कॉपर, मरकरी, Ag, Au। तो यहाँ पे देखो कॉपर की और मरकरी के अलग अलग ऑक्सीजन अवस्थाएं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेम है, क्योंकि यहाँ पे +1 और +2 में भी हो सकती है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इनकी क्रियाशीलता क्या हो रही है? घटती जा रही है। इसका मतलब है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। और अभी थोड़ी देर हमने पहले देखा था कि सोडियम और पोटेशियम दोनों धातु क्रियाशील होने के कारण को हम केरोसिन तेल में रखते हैं। ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उनके लवण से प्रतिस्थापित कर देती है। इसका मतलब यह है कि जो भी धातु इस श्रेणी में व्यवस्थित है, तो जो भी ऊपर वाली धातु होगी, जैसे ये जिंक है, जिंक धातु नीचे वाली धातु को उसके विलयन में से क्या कर देगी? प्रतिस्थापित कर देगी। इसके नीचे कौन है? आयरन, लेड, कोई भी धातु, इसके नीचे जितनी भी धातुएं आएंगी उनमें से इसको क्या कर देगी? प्रतिस्थापित कर देगी। यानी नीचे वाली धातु का हमेशा क्या होगा? अपचयन होगा और ऊपर वाली धातु का क्या होगा? हमेशा ऑक्सीकरण होगा। तो इसलिए ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली को प्रतिस्थापित कर देगी। H2 के ऊपर वाली धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके H2 मुक्त करती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कोई भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देगा कि कौन सी धातु है जो कि अम्लों के साथ में या जल के साथ में अभिक्रिया करके H2 गैस का निर्माण करती है। तो आपको इस श्रेणी, इसी अरेंज में, इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ रहे थे कि धातु, तो धातु जो होती है इनमें आयनिक प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा एक बॉन्ड और होता है, उपसहसंयोजक बंध। तो अभी हम यहाँ पे केवल आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे
कि जो धातुएं होती है वो कैसा बॉन्ड बनाती है, आयनिक प्रकार का बॉन्ड बनाती है। जैसे NaCl का निर्माण, यहाँ पे सोडियम है और Cl है, तो सोडियम और Cl के मध्य किस प्रकार से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, यानी सोडियम कितने पे होता है, 11 पे होता है, और ये इलेक्ट्रॉन है 2, जो कि एक कोश में 2 भर सकते हैं, अगले वाले में 8 और 2 10 हो गए, और एक 11। इसी प्रकार से क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो 2 और 8 10, 10 और 7 17। तो इस प्रकार से इन दोनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अब इनके मध्य किस प्रकार से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये देखो सोडियम है, इसका ये नाभिक है, इसका ये पहला कोश है जिसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। ये सेकंड कोश है जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो तत्व होते हैं उनमें एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। तो 2 8 18 और 36 ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। किसी भी तत्व में अगर ये संख्या पाई जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो एक उत्कृष्ट या स्थायी विन्यास कहलाएगा। तो अगर इस सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो 8 बच गया, तो कौन सा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसी प्रकार से क्लोरीन में 2 8 और 7, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गायब कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, तो सोडियम से क्या बन जाएगा, Na+। क्यों बना, क्योंकि एक सोडियम अपना आउटर सेल वाला 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, निकाल देगी। तो सोडियम प्लस बन गया, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इसी प्रकार से क्लोरीन जो होती है उसके अंदर वाला जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, और बाह्यतम कोश में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगी, वो सोडियम से लेगी। इस प्रकार से सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसमें ट्रांसफर हो रहा है, क्लोरीन में हो रहा है, और क्लोरीन से क्या बन रहा है, Cl-। तो सोडियम यानी सोडियम कैटायन बन गया Na+, क्योंकि अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग चुकी है, और क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट या अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। किससे ग्रहण किया, सोडियम से। तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब ये क्या बन गया, सोडियम प्लस और Cl-। तो यानी हम कह सकते हैं कि विपरीत आवेशित आयन जो होते हैं, धनायन और ऋणायन, इन दोनों के मध्य का आकर्षण बल कार्य करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो Na और Cl का निर्माण कैसा हुआ, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण बल जो होता है उसके द्वारा जो बनने वाला बंध होगा वो हमारा आयनिक बंध कहलाएगा। आयनिक का मतलब है आयन, और आयन कौन से होंगे, धनायन और ऋणायन। धनायन सोडियम हो गया, और ऋणायन कौन सा हो गया, क्लोरीन। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, और उनके मध्य जो फोर्स जनरेट होगा वो आयनिक प्रकार का फोर्स कहलाएगा, और बनने वाला बॉन्ड कैसा कहलाएगा, आयनिक बंध कहलाएगा। तो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। इस आकर्षण बल में यानी जो हमारे जो आयन्स बनते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन दाता धनायन होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, धनायन। और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए इसको ऋणायन बोल दिया। तो ये सोडियम धनायन है, और ये Cl क्या है, यहाँ पे ऋणायन है। आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इनकी अवस्था सामान्यतः कैसे होती है, ठोस होती है, कठोर होती है, प्रबल आयनिक बंध के आकर्षण बल के कारण। यानी जो आयनिक बंध होता है वो बहुत ही प्रबल होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए कैसी होती है, कठोर होती है, यानी आयनिक बॉन्ड के कारण। गलनांक क्वथनांक कैसे होंगे, इनके हाई होंगे, उच्च होंगे। तो उच्च क्वथनांक एवं गलनांक वाले ठोस होते हैं, क्योंकि क्या होगा, इनके मध्य प्रबल आयनिक आकर्षण बल होता है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए क्या होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जल में विलयशील होते हैं, क्योंकि जल में केवल वही पदार्थ घुलेंगे जो अपने आयनों में टूटेंगे। तो जैसे यहाँ पे NaCl था, NaCl Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा, तो इसके आयन वियोजित हो गए, इसलिए वो क्या होंगे, जल में विलयशील होंगे। विद्युत चालकता, यानी जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो विद्युत का सुचालक होते हैं, या विद्युत उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऐसा क्यों होता है, आयनिक यौगिकों के विलयन में उपस्थित मुक्त आयनों के कारण।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो भी विलयन के अंदर चालकता होगी वो या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगी या आयनों के कारण होगी। तो कोई भी अगर आयनिक यौगिक बनेगा तो उसमें क्या होंगे, मुक्त आयनों के कारण विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। आयनिक ठोस केवल पिघली हुई अवस्था में या विलयन अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये कंडीशन है कि या तो पिघला हुआ होना चाहिए, क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। जब मजबूत होगा तो उसको तोड़ेंगे तब वो पिघलेगा, तभी उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयनों का निर्माण होगा और तभी वो क्या होंगे, विद्युत सुचालक या फिर विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट होगी। तो वो विद्युत के सुचालक तभी कहलाएंगे या तो पिघली हुई अवस्था हो या फिर क्या हो, विलयन अवस्था हो। विलयन अवस्था का मतलब है कि जब जल के अंदर डिप कर लेंगे, जल के अंदर हम NaCl को डालेंगे तो जल के अंदर अपने आप ही NaCl Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो आयंस बन गए और इस आयंस की वजह से ये चालकता प्रदर्शित करेंगे। या पिघली हुई अवस्था जब मेल्ट हो जाएंगे तब इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तब वो विद्युत के सुचालक या चालकता प्रदर्शित करेंगे। ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते। अब देख लेते हैं हम कुछ संभावित प्रश्न। अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय का मतलब होता है जो अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, अम्लों के साथ में अभिक्रिया करते हैं। तो कौन सा होगा हमारा, CO2 एक ऐसा ऑक्साइड है, ऑक्साइड तो है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ी हुई है, लेकिन कैसा होगा वो, अम्लीय प्रकृति का कहलाता है। NaOH, MgOH ये तो आपका शार दिख ही रहा है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये दोनों, एल्यूमिनियम कैसा होता है, उभयधर्मी का होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, अधिकतम क्रियाशीलता वाला तत्व है, यानी जो अत्यधिक रिएक्टिव होता है, आसानी से क्रियाशील होता है, अभिक्रिया कर लेता है आसानी से। कैल्शियम, मरकरी, कॉपर और एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कैल्शियम जो होती है वो S ब्लॉक की धातु है और पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक की जो भी धातुएं होती है वो अन्य आवर्त की तुलना में क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है, क्योंकि उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है और बड़ा होने की वजह से वो आसानी से रिएक्शन कर लेती है। उनकी आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होता है, कम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, तनु HNO3 के साथ मुक्त H2 मुक्त करने वाली धातु कौन सी होगी। हमने देखा था कि तनु HNO3 के साथ में जब अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड जल और इसके अलावा NO या N2O ये प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, मुक्त H2। केवल दो ही मैंने यहाँ पे धातुएं बताई थी कि वो धातुएं क्या करेगी, H2 मुक्त करेगी, वो कौन सी है, मैग्नीशियम। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं हम कुछ प्रतियोगिता परीक्षा में, जो हमारे पिछले प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। पुराने चित्रों का संरक्षण किस ऑक्सीकारक के द्वारा किया जाता है। देखो ऑक्सीकारक पूछा है तो ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो दूसरों का क्या करे, ऑक्सीकरण करे और खुद का क्या करे, अपचयन करें। जो भी पुराने चित्र होते हैं वो कैसे गंदे हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर ऑयली या जो भी डस्ट वगैरह होती है उसकी वजह से पुराने चित्रों को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई एक ऐसा ऑक्सीकारक को आपको चुनना होगा। तो चार ऑप्शन है, H2S, H2PO4, हाइड्रोनियम आयन और H2O2। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एक, यानी H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रकार का प्रबल ऑक्सीकारक है जो कि पुराने चित्रों का संरक्षण करने में यूज आता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो माइनस किसमें हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पे इसका अपचयन हो जाएगा, दूसरा क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। तो जो ये H2O2 है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। जो भी पुराने चित्र वगैरह होते हैं या तेल वगैरह जो होती है उनमें डस्ट वगैरह जो होती है उनको दूर करने के लिए, उनको साफ करने के लिए इस H2O2 का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनके ऊपर तेली जो भी ऑयल वगैरह होती है उनसे डस्ट को दूर करके इसका तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा और जो भी यहाँ पे होगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए H2O2 को हम काम में लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक का मान क्या होगा, 0, +2, +4 और +6। क्रोमिल क्लोराइड, तो इसका आंसर हो जाएगा +6, यानी Cr जो क्रोमियम है Cr, इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा क्रोमिल क्लोराइड में, इसका राइट आंसर हो जाएगा +6। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है। NH3 ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। अब हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, अभिक्रियाओं के नाम है, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो पहले हम देख चुके हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एक दूसरे को प्रतिस्थापित करना। संयोजन का मतलब जुड़ना, योग होना। उदासीनीकरण का मतलब अम्ल और क्षार का निर्माण होना। और अपचयन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या फिर हमारा H2 का जुड़ना।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो रही है। तो देखिए, अपचयन का मतलब होता है यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, 0 है, और यहाँ पे कितनी है, -2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसके अलावा NH3 से क्या प्राप्त हो रहा है, NO बन रहा है। यहाँ पे जो NH3 है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, -3 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, NO बन रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अब हमें देखना है कि इसकी अभिक्रियाएं कौन कौन सी होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा A और C। C का मतलब है अपचयन, तो यानी यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो रहा है उसका अपचयन हो गया, तो बिल्कुल सही C आंसर हो गया। इसी प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन इधर आ गया और ये हाइड्रोजन निकलकर H2 बना लिया, तो यहाँ पे इसका प्रतिस्थापन या विस्थापन हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तो ये दोनों अभिक्रियाएं इस वाले अभिक्रिया में हो रही है, जबकि संयोजन, संयोजन का मतलब है ऐड होना वैसा का वैसा, तो ऐसा इसमें ऐड नहीं हो रहा। इसी प्रकार से क्योंकि यहाँ पे H3 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आ रहा, तो ऐड तो हुआ नहीं। उदासीनीकरण अन्य अम्ल क्षार दोनों एक साथ नहीं बन रहे, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा C। अगला क्वेश्चन है चौथा, कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की होती है। उभयधर्मी का मतलब होता है कि जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में अभिक्रिया करती है। सोडियम, चांदी, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्लाइड देखी थी कि एल्यूमिनियम और जिंक ऐसी हैं जो कि धातु ऑक्साइड बनाती है, लेकिन वो उनका नेचर कैसा होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा C यानी एल्यूमिनियम। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी धातु अधिकतम बहुलकता से मिलती है, यानी जिसकी अमाउंट नेचर में ज्यादा पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। चार ऑप्शन हमारे पास, चारों ही धातु हैं, आयरन है यानी फेरस Fe, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और कॉपर। तो इन चारों में से एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तांबा की तुलना में अधिक क्रियाशील होगी। देखिए, हमें क्रियाशीलता वाला क्वेश्चन है, तो हमें जो सारणी दी गई है क्रियाशीलता श्रेणी, उसमें आपको देखना होगा कि कौन सी धातु किसके नीचे या ऊपर प्रेजेंट होती है। तो हमें पूछा गया यहाँ पे कॉपर। अब जो कॉपर उस श्रेणी में अरेंज है, उस श्रेणी से ऊपर जो भी धातु होंगी वो अधिक क्रियाशील होगी। तो इनमें अगर चारों ऑप्शन की बात करें, चांदी, लोहा, प्लेटिनम और सोना, तो कॉपर के नीचे प्लेटिनम उपस्थित होता है, सोना होता है और चांदी होती है। तो इससे ऊपर कौन सी उपस्थित होगी, लोहा होगी, यानी जो आयरन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था अभी कि जो भी क्रियाशीलता जो श्रेणी है उसमें अपने से ऊपर जो भी धातु होंगी वो अत्यधिक क्रियाशील होगी। तो एस ब्लॉक की जो भी धातु होती है वो अत्यधिक क्रियाशील होती है, और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, घटने लग जाता है। तो आयरन कॉपर के ऊपर आता है, इसलिए वो क्या होगा, अत्यधिक क्रियाशील होगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आए होंगे। आपको धातु ऑक्साइड, उनसे बनने वाली अभिक्रियाएं कौन सी होगी, ऑक्सीकरण अंग क्या होगा, वो सभी आपको ध्यान रखना होगा, किस प्रकार से अपचयन और ऑक्सीकरण होता है। ऐसे में आगे भी क्वेश्चन लेते आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।